वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए चैप्टर 8 जिसका अपना नाम है ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको बड़े ही ध्यान में रखनी है और आगे तक वो फॉलो करनी है। जब भी आप कभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने लगें तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद में ऊपर आए हुए इस न्यूमेरिकल को पहले बड़े ध्यान से, बोले तो केयरफुली रीड करेंगे और तब जाकर के क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आज मैं कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो बात करेंगे पहले पॉइंट की। आप सभी ने एक छोटी सी बात पढ़ी होगी कि मान लीजिए हमारे पास में ये हैं दो बॉडीज जिनका अपना मास है m1 और m2। तो बच्चों, जब ऐसी दो बॉडीज के सेंटर को हम एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं तो इन दोनों बॉडीज के बीच में है ना एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है जिसकी वजह से दोनों बॉडीज एक दूसरे को करती हैं अट्रैक्ट। और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बच्चों, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 m2 और डिवाइड बाई होता है r स्क्वायर, डिवाइड बाई होता है r स्क्वायर। फिर आप सभी ने एक छोटी सी बात और भी पढ़ी होगी कि जब हम अर्थ की सरफेस पर कोई एक बॉडी प्लेस करते हैं तो अर्थ उस बॉडी पर जो ग्रेविटी एक्ट करती है ना, ग्रेविटी एक्ट कराती है, उस ग्रेविटी को G से रिप्रेजेंट करते हैं और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m e डिवाइड बाई r e स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें अर्थ का मास पता होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अर्थ का मास ना देकर अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी गिवन होती है। तो यदि किसी क्वेश्चन में अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी दे दी जाए तो उस कंडीशन में ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक नया फॉर्मूला बन जाता है G इक्वल्स टू 4/3 पाई रो कैपिटल G इंटू RE। बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हमें उस कंडीशन में यूज करना है जब अर्थ का मास ना देकर अर्थ के मटेरियल की डेंसिटी आपको दे दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आपसे आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, तब तक मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। बच्चों देखिए, इधर क्वेश्चन में यह कहा गया है कि मान लीजिए ये है हमारे पास में अर्थ, क्या है बच्चों, अर्थ, और ये है हमारे पास में सन। अब क्योंकि आपको एक छोटी सी बात ये पता है कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो अर्थ का ऑर्बिटल रेडियस है, कौन सा रेडियस है बच्चों, ऑर्बिटल रेडियस है, वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ऑर्बिटल रेडियस से यहां पर मतलब होगा कि सन और अर्थ के सेंटर के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये वाला, ये दे रखा है आपको कितना बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमने अर्थ की सरफेस से एक रॉकेट फायर किया, अर्थ की सरफेस पर से सन की तरफ एक रॉकेट फायर किया। अब जब ये रॉकेट हमने फायर किया तो ये सन की तरफ जाएगा, तो सन और अर्थ के बीच में कोई एक पॉइंट हमें ऐसा मिलने वाला है कि उस पॉइंट पर रॉकेट के ऊपर लगने वाला जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। तो पूछा यह गया है कि जिस पॉइंट पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 होगी वो पॉइंट अर्थ से कितनी डिस्टेंस पर होगा। वो डिस्टेंस बच्चों आपको यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। तो मैंने ये मान लिया कि जब ये रॉकेट अर्थ से सन की तरफ फायर किया गया तो ये वो पॉइंट है जहां पर इस पर एक्ट करने वाली जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 होगी। और इस पॉइंट को मैंने अपनी मर्जी से नाम दिया कितना, क्या बच्चों, P। मैंने ये भी लेट कर लिया कि ये जो पॉइंट P है वो अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है, x। तो हमारा मकसद है यहां पर x फाइंड करना। तो अब होगा ऐसा बच्चों, जब ये रॉकेट यहां से फायर किया जाएगा तो ये सन की तरफ चलेगा। तो मान लीजिए किसी टाइम इंस्टेंट पर जब ये पॉइंट P पर यहां पहुंचा होगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो कंडीशन क्या होगी कि इस रॉकेट का अपना सर्टेन मास होगा। सर्टेन क्या होगा बच्चों, इसका अपना मास होगा। तो जब इसका मास होगा तो ये जो सन है ये इस रॉकेट के ऊपर अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस बेसिस पर। तो एक फोर्स तो लगेगा इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सन की वजह से, जिसे मैंने Fs नाम दिया। और ये जो अर्थ है
ये अर्थ भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर रॉकेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इस रॉकेट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चों नीचे की तरफ, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा ये लगेगा किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। तो फाइनली हमने यहां पर क्या देखा बच्चों कि जो ये रॉकेट है ना, इस रॉकेट पर कितने ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं? 2, और दोनों ही कैसी डायरेक्शन में है? अपोजिट। लेकिन हमें यहां पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 लेकर आना है। तो आप सभी जानते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस कंडीशन में 0 तभी आ सकता है जब दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू एक दूसरे के कैसी हो? इक्वल। तो मैं इस बात को यहां पर लिखता हूं कि फॉर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट पी टू भी कितना बेटा? 0। उसे 0 करने के लिए जरूरी यह है कि इस रॉकेट पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की वजह से वो बराबर हो जाए किसके बराबर? Fe, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बराबर। अब पहले हम लिखेंगे सन ने कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, तो उसके लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहले आता है कैपिटल G, फिर आएगा पहली बॉडी का मास। पहली बॉडी का मास बोले तो सन का मास, जो कि कितना गिवन है बच्चों? 2 × 10⁻³ कितना? 30। फिर आएगा दूसरी बॉडी का मास, क्योंकि रॉकेट का मास मैंने कितना माना है? m, तो ये हो जाएगा बच्चों m डिवाइड बाई, फिर आएगा रॉकेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अगर आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? इतना। उसमें से आप x माइनस कर दीजिए, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻11। 10⁻11 माइनस कितना होगा? x, ये होगा इतने मीटर। तो अब हम यहां पर लिखेंगे 1.5 × 10⁻11 माइनस x का हो जाएगा यहां पर होल स्क्वायर। अब बात करेंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे तो पहले आएगा कैपिटल G, फिर आएगा पहली बॉडी का मास, बोले तो अर्थ का मास, जो कि कितना दे रखा है? वो है बच्चों 6 × 10⁻, कितना? 24। इंटू में आएगा रॉकेट का मास, जो कि कितना है? स्मॉल m, और डिवाइड में आएगा दोनों के सेंटर के बीच का जो ये डिस्टेंस है x, इसका स्क्वायर। अब हम यहां पर करेंगे क्या? इस स्मॉल m से तो स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल होगा। अब जो बची हुई चीजें हैं उन्हें आप काटिए पीटिए। तो यहां पर ये जो 2 है, इस 2 से ये 6 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। तो जो चीजें बची हैं पहले आप उन्हें लिख लीजिए। तो यहां बचा है 10⁻30, 10⁻30 डिवाइड बाई कितना? 1.5 × 10⁻, कितना बच्चों? 11 माइनस x का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में बचा है कितना? 3 × 10⁻24, और डिवाइड बाई कितना है ये? x स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या? इसका दोनों तरफ से पहले रूट ले लेंगे। रूट लेने के बाद में अब आप इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो भी आपका आंसर निकल करके आएगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले आपको ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन में बोला गया है इफ अर्थ वर मेड ऑफ लेड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 11.3, आगे इन्होंने बोला है व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि हम मान लें कि जो अर्थ है वो लेड से बनी हुई है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 11.3 है, तो बताना ये होगा कि यदि अर्थ लेड से बनी होती तो अर्थ की सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती? बड़े ध्यान से देखना है बच्चों। यहां पर अर्थ को माना गया है कि अर्थ किससे बनी हुई है? लेड से, जिसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है बच्चों 11.3, और कहा गया है कि यदि रिक्वायरमेंट हो तो अर्थ का जो रेडियस है RE उसे आप 6400 किलोमीटर ले सकते हो, और कहा गया है कि इस कंडीशन में अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी बोले तो स्मॉल g की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था कि यदि अर्थ का मास ना देकर डेंसिटी दे दी जाए तो उस कंडीशन में जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो ये होता है। तो यहां पर अर्थ की सरफेस पर जो g की वैल्यू होगी वो होगी 4/3 पाई रो g इंटू RE। लेकिन बात ये आती है हमारे पास में है रिलेटिव डेंसिटी और चाहिए कौन सी डेंसिटी? केवल ओनली डेंसिटी। तो मैं आप सभी से एक छोटी सी बात और बताऊंगा बच्चों, बड़े ध्यान से आपको देखना है। होता ऐसा है यदि हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी में
किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी में, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में यदि हम डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, वाटर से डिवाइड कर दें तो उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी बन जाती है, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यदि हमें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी चाहिए तो जो डेंसिटी होगी सब्सटेंस की, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो होगी वो होगी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। और मैं आपके लिए बता भी दूं कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है ना वो होती है बेटा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से हमें समझने को यह मिलता है कि यदि किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी में, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उस सब्सटेंस की हमें क्या मिल जाती है, डेंसिटी। तो आइए इस चीज को यहां यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसे आप 3.14 भी यूज कर सकते हो। बात करेंगे इसकी डेंसिटी के लिए, तो दे रखी थी रिलेटिव डेंसिटी जो कि कितनी है 11.3, लेकिन इस बेसिस पर आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 1000 से, इंटू कैपिटल जी, इंटू कैपिटल जी। और आप सभी जानते हो कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। अब बात करेंगे आर ई, बोले तो रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6400 किलोमीटर गिवन है, लेकिन हमें किलोमीटर के बनाने होंगे मीटर, तो इसे लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻3, और अब ये बन गया किसमें बच्चों, मीटर में। तो इंटू में हम यहां लिखेंगे 6400 इंटू 10 कितना 3। और अब इस पूरी कैलकुलेशन को आप सभी खुद सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम ये जज कर लें कि आपने जो कैलकुलेशन करके आंसर निकाला है वो सही है या गलत। चलिए बच्चों, इस बार आपके लिए एक नया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना ही तो मैं ये एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ना ही मैं इसका बेटा आपको आंसर बताने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपका जो भी आंसर आए उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बच्चों, बात करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, मास रिमेनिंग सेम। फिर इन्होंने आगे बोला है कि हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। मतलब क्या हुआ, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी वजह से अर्थ का जो रेडियस है उसमें 2% का डिक्रीमेंट हो जाए, मतलब जो अर्थ का रेडियस है वो किसी वजह से 2% डिक्रीज हो जाए और अर्थ का जो मास है वो सेम ही रहे, तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू जो होती है उसमें कितने % का चेंज आएगा, वो परसेंटेज चेंज आपको बताना है बच्चों। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, इनिशियली जो अर्थ का रेडियस होता है, इनिशियली अर्थ का जो रेडियस होता है ना, उसे हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन बाद में इन्होंने कहा, तो मैंने बोल दिया कि फाइनली जो अर्थ का रेडियस होगा वैसे तो आर ई होता है, लेकिन इसमें कहा है कि वो श्रिंक होकर कितने % का डिक्रीज हो गया, 2%। तो इसीलिए हम इसमें से आर ई में से माइनस कर देंगे 2% ऑफ आर ई, 2% ऑफ आर ई। तो पूछा यह गया है कि जब रेडियस में 2% का डिक्रीमेंट होगा तो ग्रेविटी की वैल्यू कितने % चेंज होगी। तो आपसे पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन जी, परसेंटेज चेंज इन क्या बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा। तो यह चीज आपको फाइंड भी करनी है। अब बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इनिशियली रेडियस आर ई था, फाइनली 2% चेंज हो गया, तो चेंज होकर रह कितना गया, अब मैं वो लिखना चाहता हूं। तो ये हो जाएगा आर ई माइनस, जब इस परसेंट के साइन को हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, और इंटू में हो जाएगा ये आर ई। तो इसका मतलब हो गया कि ये तो आर ई रहेगा ही, माइनस हो जाएगा जब डिवाइड करोगे तो 0.02 ऑफ आर ई। अब इसमें से जब इसे कॉमन लेकर के सॉल्व करोगे तो ये बैठेगा 0.98 आर ई, और फाइनली जो रेडियस है वो मैंने R2 आर या आर ई डैश नाम दे दीजिए आप मेरे कहने से, इसे मैंने इसे नाम दे दिया आर ई डैश। अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, जब रेडियस आर ई था, जब अर्थ का रेडियस कितना था आर ई, तो उस टाइम पर अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी, पहले हम वो लिखना चाहते हैं, तो उसे लिखेंगे इस फॉर्मूले के बेसिस पर। तो मैंने लिखा बेटा जब रेडियस आर ई थी तो ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो G इक्वल्स टू कैपिटल G एम ई और डिवाइड बाई कितनी होगी, आर ई स्क्वायर होगी। आर ई कितनी होगी बच्चों, स्क्वायर।
ये थी इनिशियल कंडीशन में। फाइनली जब रेडियस आर ई से चेंज होकर आर ई डैश हो गया, आर ई डैश हो गया, तो उस टाइम पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी, अब मैं वो लिखना चाहता हूं। तो फाइनली जो ग्रेविटी होगी वो मैंने जी डैश से रिप्रेजेंट करी। अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर पहले आएगा बच्चों कैपिटल जी, फिर आएगा मास ऑफ अर्थ एम ई, और डिवाइड में आता है आर ई स्क्वायर। लेकिन फाइनल कंडीशन में आर ई बदल गया है आर ई डैश में, तो हम इसे लिखेंगे आर ई डैश का होल स्क्वायर, आर ई डैश का होल स्क्वायर। तो अब जब इसकी जगह पर ये वैल्यू आप पुट करोगे तो यहां से जो जी डैश निकल करके आएगा वो हो जाएगा बच्चों कितना, कैपिटल जी एम ई, और जब इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0.98 का होल स्क्वायर, और इनटू में हो जाएगा आर ई का होल स्क्वायर, आर ई का होल स्क्वायर। तो अब आप एक छोटी सी बात देखिए, आपके पास में इनिशियल ग्रेविटी कितनी है जी, वो भी है, फाइनल कितनी थी वो भी है, फाइनल कितनी है वो भी है। तो निकालना है आपको परसेंटेज चेंज, निकालना है आपको परसेंटेज चेंज। तो आप सभी जानते हो कि जो परसेंटेज चेंज होता है ना बच्चों, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, और इनटू में कितना होता है 100। ऐसा करने से हमें बेटा परसेंटेज चेंज मिलता है। अब बात करते हैं चेंज की। तो चेंज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो और चेंज निकल करके आएगा। तो चेंज निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा जी डैश में से माइनस कौन, जी, और ओरिजिनल कितना था जी, और इनटू में क्या कर देंगे बच्चों 100। अब आपको पता है जी डैश की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, कितनी आई है, ये रही, ये है बच्चों कैपिटल जी एम ई, और डिवाइड बाई कितना है 0.98 का होल स्क्वायर, और इनटू में है आर ई का होल स्क्वायर। अब माइनस करेंगे जी, जिसकी वैल्यू ये रही, वो है कैपिटल जी एम ई, और डिवाइड बाई हो जाएगा कितना बच्चों आर ई का क्या स्क्वायर, और डिवाइड में फिर से आपको लिखनी है ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल तो यही थी, तो ओरिजिनल की वैल्यू जब आप यहां पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा कितना, कैपिटल जी एम ई, और डिवाइड बाई हो जाएगा आर ई का होल स्क्वायर। अब इस सभी के इनटू में आएगा बच्चों कितना 100, इनटू में आएगा 100। अब आप यहां पर एक छोटी सी बात देख रहे हैं कि ऊपर वाले इस पार्ट में इतना जो पार्ट है वो दोनों में ये कॉमन है। जब ऊपर से इतने पार्ट को आप कॉमन लोगे तो नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली जो चीजें बच करके आएंगी वो आएंगी बच्चों 1/0.98 इंटू 0. कितना 98, यहां से ये बचेगा, और माइनस में यहां से चीज कॉमन आकर चली गई तो 1 बचेगा, और नीचे वाले 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इनटू में आएगा कितना बच्चों 100। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अपना जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए बच्चों बात करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स की। अब आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में जो बेसिक पॉइंट्स यूज होंगे मैं पहले उन्हें डिस्कस करूंगा। बड़े ध्यान से आपको सुनना है बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि मान लीजिए हमारे पास में कोई 2 बॉडीज हैं जिनमें से एक का मास है m1 और एक का मास है m2, और मैंने इन दोनों बॉडीज के सेंटर को एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिया। कितने डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा बच्चों, स्मॉल r पर। ये निगाहें इधर उधर ना भटकाएं और कंसंट्रेशन बनाकर मेरी तरफ, बोले तो यहां देखना है बच्चों आपको। देखिए इधर, तो आपने एक छोटी सी बात यह पढ़ी थी कि जब 2 बॉडीज को एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखा जाता है तो ये जो सिस्टम यहां पर बनता है, इस सिस्टम को बनाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो भी हम यहां वर्क करते हैं वो इस सिस्टम के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है जिसे बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और रिप्रेजेंट करते हैं यू से। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है माइनस का जी m1 m2, और डिवाइड बाई होता है सिर्फ और सिर्फ r। यहां पर बेटा स्क्वायर नहीं करना है आपको गलती से भी, और ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। फिर आप ये भी जानते हो कि 2 बॉडीज के बीच में एक फोर्स भी एक्ट करता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल्स टू कितना बेटा G m1 m2, और डिवाइड बाई होता है r का स्क्वायर। ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर कौन सी बच्चों, 2nd। अब आप मेरे कहने से है ना, मेरे कहने से इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इक्वेशन 2 में डिवाइड करोगे 1 से तो यहां पर ये बन जाएगा F बाई यू इक्वल्स टू माइनस,
और जब आप डिवाइड करोगे ना तो सारी चीजें कट जाएंगी और केवल बच जाएगा 1 कितना r, 1/r। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो f होगा वो माइनस का u बाई कितना होता है r, f इक्वल्स टू माइनस का u बाई कितना होता है r होता है बच्चों। अब एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है और फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ लेता है। तो यदि न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है और फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ ले तो बेटा डिवाइड करके यहां से उसे फाइंड कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे करके आपको एक लंबी सी इक्वेशन उठाकर दे देगा कि एक बॉडी है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और उस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है वो फोर्स बताओ। तो बेटा इस कंडीशन में जब हमें यू की एक इक्वेशन दे दी जाए, यू की क्या चीज दे दी जाए बच्चों, इक्वेशन दे दी जाए, तो उस कंडीशन में फोर्स को फाइंड करने के लिए, फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें करना ये होता है कि जो यू की इक्वेशन आपको दी गई है उसे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट, और फोर्स हमें मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बड़े ध्यान से सुन लेना। और इसे लिखते हैं माइनस का d/dr ऑफ u। ये जो मैंने फाइनली आपको ये फॉर्मूला बताया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होता है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। इस बार क्वेश्चन में बोला गया है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाई u इक्वल्स टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर वेयर x इज अ डिस्प्लेसमेंट। फिर इन्होंने आगे बोला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, मतलब क्या हुआ, बड़े ध्यान से आपको सुनना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास में एक बॉडी है और उस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दी गई। और इन्होंने ये पूछा है कि यदि बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है तो बॉडी पर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस फोर्स के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो सेलेक्ट करना है बच्चों। तो देखेंगे बड़े ध्यान से, जैसा कि क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आपको दी गई है u इक्वल्स टू a माइनस में बी एक्स स्क्वायर, a माइनस बी एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इसमें आया हुआ x है वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। और पूछा गया है कि उस बॉडी पर लगने वाले, बोले तो उस पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स कितना होगा, उसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन भी चूज करना है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बताया था कि जब हमें पोटेंशियल एनर्जी की एक इक्वेशन दे दे और पूछ ले कि पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए हम करते क्या है बच्चों, ये जो F है या ये कह दो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इक्वेशन होती है, इसे डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा कि सीधे सीधे मैंने पढ़ा है कि जो F होता है वो माइनस का होता है du ओवर कितना, dr, इस फॉर्मूले के बेसिस पर। लेकिन यहां पर r है और यहां क्या दे रखा है वो x, तो हम इसे लिखेंगे du ओवर कितना बच्चों, dx। अब यहां से इस u की वैल्यू को आप उठाइए और उठा करके यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा f इक्वल्स टू माइनस का d ओवर dx ऑफ कितना u, और u की जगह पर लिखना है बेटा a माइनस बी एक्स का स्क्वायर। अब आप इस चीज से पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का d ओवर डी एक्स ऑफ कैपिटल A। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और बनेगा d ओवर डी एक्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब होगा ऐसा, अब ये जो टर्म है इसे पहले आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो यहां से जब डिफरेंशिएट करोगे तो f इक्वल्स टू, यहां पर आप देख रहे हैं हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में और यहां x की कोई टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा और इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। कितना होता है बच्चों, 0। तो ये हो गया 0 प्लस, अब इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो b इसमें कांस्टेंट है, कांस्टेंट को निकाल देंगे बाहर, तो ये आ गया b बाहर और बन जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप सभी जानते हो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होगा। कितना होगा, 2x। तो यहां से f की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 2bx, 2bx। और इस फोर्स की इक्वेशन के बेसिस पर मैं लिख सकता हूं कि f की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, x के। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
चलिए बच्चों बात करते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि हमारे पास में एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल फोर्स फील्ड के अंदर रखा गया है। फोर्स फील्ड से मतलब है पार्टिकल के चारों तरफ फोर्स लग रही है। तो जब वो पार्टिकल फोर्स फील्ड में हमने रखा तो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करके दिखा दी गई। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि जिस पार्टिकल को फोर्स फील्ड में रखा था उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है और वो पार्टिकल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो बताना यह है कि पार्टिकल के स्टेबल इक्विलिब्रियम में होने के लिए उस पार्टिकल का फोर्स फील्ड के सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस आपसे यहां पर पूछा गया है बच्चों। तो सुनेंगे बड़े ही ध्यान से। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है पोटेंशियल एनर्जी और पार्टिकल है बेटा कैसी कंडीशन पर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो आपको एक छोटी सी बात ये पता है कि कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस बॉडी पर लग रहे सभी फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, या ये कह दो उस बॉडी पर लग रहे सभी फोर्सेस का सम कितना होगा 0। तो इस कंडीशन के बेसिस पर मैं लिख सकता हूं कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में तभी हो सकती है जब उस पर लग रहे सभी फोर्सेस का नेट कितना होगा 0। और आपको पता है जब पोटेंशियल एनर्जी हो तो फोर्स को लिखने का फॉर्मूला होता है माइनस का डी यू ओवर कितना डी आर। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। अब आप करेंगे क्या, इस माइनस को इधर ले जाएंगे 0 होगा। तो यू की जो ये वैल्यू है अब आप इसे यहां से उठाओ और उठा करके यहां पर पुट कर दीजिए। जब यहां पर आप पुट करोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, वो बन जाएगी बेटा डी ओवर डी आर ऑफ यू। और यू की वैल्यू दे रखी है कितनी ए बाई आर स्क्वायर और माइनस में दे रखा है बी बाई कितना आर और इक्वल्स टू में कितना होगा बच्चों 0। अब आप एक बार इसके साथ में डी बाई डी आर को लिखो तो ये हो जाएगा डी बाई डी आर ऑफ डी बाई डी आर ऑफ ए बाई आर स्क्वायर। तो ए को ए रहने दो, लेकिन ये जो आर स्क्वायर है आप इसे ऊपर ले जाओ तो आर की पावर -2 होगा। ये जो माइनस है इसे एज इट इज रहने दो। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करो तो बनेगा डी ओवर डी आर ऑफ बी तो है ही है और आर को ऊपर ले जाओगे तो आर की पावर -1 और इक्वल्स टू में कितना होगा 0। अब यहां पर क्योंकि ए कांस्टेंट है तो ए को तो हम लिखेंगे बाहर। जब ए बाहर आएगा तो बचेगा केवल आर की पावर -2। जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा -2 और आर की पावर -2 तो थी और माइनस कितना करेंगे उसमें से 1। माइनस ये वाला यहां गया। अब होगा ये b इंटू में हो जाएगा बेटा कितना, ये पावर पहले बाहर आएगी तो -1 और आर की पावर -1 तो है और डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग उसमें से 1 माइनस करोगे इक्वल्स टू कितना होगा 0। तो मैं इसे लिख सकता हूं ये हो जाएगा a कितना होगा a और ये वाली जो माइनस है ये वाला जो माइनस है वो आ गया यहां पर। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 2 और r की पावर हो जाएगी -3 और -3 को आप चाहो तो नीचे ले जाकर लिख सकते हो r की पावर 3 ऐसे। जो ऊपर पावर माइनस में थी वो नीचे जाकर प्लस में हो जाएगी। ये माइनस इस माइनस को करेगा प्लस और ये हो जाएगा बेटा कितना b इंटू होगा r की पावर -2 को नीचे ले जाओ तो r की पावर +2 हो जाएगी और इक्वल्स टू में कितना होगा 0। अब आप मेरे कहने से इस चीज को उधर ले जाइए। जब ये चीज उधर जाएगी तो बन जाएगी a अपॉन आर क्यूब भी पॉजिटिव का होगा और ये यहां पर पॉजिटिव का था ही था पहले से। अब यहां पर इसकी पावर से ये कैंसिल तो r को इधर ले जाइए, r को इधर ले जाइए। तो जब r को आप यहां पर लेकर के जाओगे तो r की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो हो जाएगी 2a बाई कितना बच्चों b 2a बाई b। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में लास्ट करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कपिल फिजिक्स क्लासेस को और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।